वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। प्रीवियस वीडियो में अपने न्यूक्लियस जो चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसके अंदर अपने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, एटॉमिक मास यूनिट है, साइज है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, सब कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाँ से की स्टडी भी बनती है, जहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जहाँ से डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक करने वाले हैं जो ज्यादातर एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो आज के वीडियो में अपने न्यूक्लियाई से कई टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट वाला मास एनर्जी, सेकंड वाला टॉपिक हमारा रहने वाला है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, थर्ड वाला अपने रहने वाला है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और चौथा रहने वाला है न्यूक्लियर फोर्स। यानी ये मान सकते हो कि न्यूक्लियर जो चैप्टर है उसके अंदर जो आने की पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस वगैरह, वो इस कंसेप्ट से, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा अपने प्रोबेबिलिटी है इनसे आने की। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा मास एनर्जी। क्या मास एनर्जी? मास एनर्जी को अपने क्लियर करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। एक्चुअली में मास एनर्जी जब भी अपने करते हैं तो हुआ कुछ यूं था कि जैसे प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी कि कोई भी अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं Z प्रोटॉन्स है। Z क्या बेटा? प्रोटॉन्स है। और मान लेते हैं N न्यूट्रॉन्स है। N क्या बेटा? न्यूट्रॉन्स है। अब हुआ कुछ यूं था कि जब इनका मास ऐड किया गया, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक न्यूक्लियाई है, इसके अंदर मान लेते हैं 10 प्रोटॉन्स हैं, और मान लेते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर 10 ही न्यूट्रॉन्स है। 10 ही क्या बेटा? न्यूट्रॉन्स है। तो इस कंडीशन में जो टोटल मास आना चाहिए इसका, किसका? इसका टोटल मास आना चाहिए न्यूक्लियस का, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस जो आना चाहिए बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस जो आना चाहिए वो आना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस में टोटल मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, ये आना चाहिए था। क्योंकि मास कंजर्वेशन यही बोलता है कि मास नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, मास को खत्म नहीं कर सकते, और ज्यादातर केमिस्ट्री जो है वो भी इस पर डिपेंड करती है। टोटल केमिस्ट्री मास कंजर्वेशन को अपने मानती है, अप्रोक्सीमेटली फॉलो करती है। ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स के अंदर ऐसा होना चाहिए था कि टोटल मास जो है न्यूक्लियस का वो इक्वल होना चाहिए था टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, इसको बोलते हैं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मान सकते हैं इनके इक्वल होना चाहिए था। जबकि रियल में ऐसा नहीं हुआ। जब बाय एक्सपेरिमेंट ये मेजर किया गया, बाय एक्सपेरिमेंट जब इस चीज को मेजर किया गया, तो हुआ कुछ यूं बेटा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पे एम लिख रहा हूं बेटा, एम कैपिटल एन का मतलब न्यूक्लियस, वो है स्लाइटली लेस देन आया था मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये मास ऑफ न्यूक्लियस स्लाइटली लेस देन आया था मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब है कि यहां से थोड़ा मास गायब हो गया, थोड़ा सा मास गायब हो गया, इसी मास को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो अब इसके बारे में जानते हैं मास एनर्जी। अब मास एनर्जी के बारे में जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया था कि वो जो मास है वो एक्चुअल में गायब नहीं हुआ है, वो मास खत्म नहीं हुआ है, वो मास चेंज हो गया इन एनर्जी। किसमें चेंज हो गया बेटा? एनर्जी के अंदर चेंज हो गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रूव दैट द मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। इसका मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। और उन्होंने अपनी फेमस इक्वेशन दी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे E क्या है? एनर्जी है, M क्या है? मास है, और C स्क्वायर, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। इट मींस उन्होंने बोला कि एक्चुअल में वो जो मास आप बोल रहे हो कि गायब हो गया, वो मास गायब नहीं हुआ, वो मास चेंज हो गया। किसके अंदर? वो मास चेंज हो गया है एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है बेटा, E जो आ रहा है, एनर्जी E आ रहा है, वो एम सी स्क्वेयर आ रहा है। सी स्क्वेयर क्या है? C स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 इंटू 10⁻8 आ गया, और C स्क्वेयर करेंगे तो 3 इंटू 10⁻8 आ गया। अब ये मेरे पास 9 इंटू 10⁻16 आ गया, यानी इसका मतलब ये 16 आ गया। अब अगर हल्का सा भी मास डिफेक्ट है हमारे पास, हल्का सा भी, बिल्कुल टेनी मास को अगर आप एनर्जी में चेंज करते हो, एनर्जी में चेंज होता है, तो लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि मान लेते 1 kg, मान लेते 1 ग्राम मान लो, चाहिए 1 मिलीग्राम मान लो, तो 0.00001 इतना मान लेते हैं।
इसको अगर 9 इंटू 10 पावर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एसआई के अंदर बहुत सारी जूल एनर्जी अपने पास प्रोड्यूस होने वाली है, यानी बिकॉज सी स्क्वायर इज वेरी लार्ज, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कोरस्पॉन्डेंट टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपको समझ में आ गया मास एनर्जी, क्लियर। अब दोबारा फिर से देखते हैं, जो मास कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन के इक्वल आना चाहिए था, जबकि बाय एक्सपेरिमेंट इसको मतलब फाइंड किया गया तो मिला कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है मास ऑफ न्यूक्लियन से स्लाइटली कम है, थोड़ा सा कम है। इसका मतलब थोड़ा सा मास कहीं पे गायब हो गया है। उस मास की प्रॉब्लम को, इस पजल को सॉल्व करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इक्वल टू mc स्क्वायर, उनकी फेमस जो इक्वेशन है वो दी थी। उन्होंने बोला एनर्जी कैन चेंज इन मास, मास कैन चेंज इन एनर्जी, और उन्होंने ये प्रूव किया कि E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, क्लियर। देन यहां से अपने पास ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग मतलब न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, बाइंडिंग मतलब बांध के रखने वाली, बाइंड करने वाली एनर्जी, यानी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने वाली एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब सपोज करते हैं कि किसी चीज का एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर मास इतना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में जो न्यूक्लियर मास है वो इतना आ रहा है। ऑक्सीजन के लिए शायद इसमें दिया नहीं है, ऑक्सीजन के लिए कहां पे गया, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इसमें मैं पीपीटी के अंदर डाला नहीं गया। ऑक्सीजन का जो मास होता है बेटा ओ का, ऑक्सीजन का अप्रोक्स अपने 8 और 16 मान लेते हैं, तो एक्सपेक्टेड मास इतना होना चाहिए था, जबकि एक्सपेरिमेंट में इतना आ रहा था। इसका मतलब हल्का फुल्का मास में डिफेक्ट आ गया इतना, ये इतना यूनिट 0.01369 यू, ये आ गया हल्का फुल्का, मतलब डिफरेंस आया, इसी को अपने बोलते हैं मास डिफेक्ट। द मिसिंग मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा एम। ऑक्सीजन के केस में ये इतना आता है 0.136 यू, यू मतलब AMU। अब द मास डिफेक्ट रिप्रेजेंट द एनर्जी दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर, इसका मतलब ये मास डिफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को, जो न्यूक्लियस को होल्ड करती है। अब इस केस में जो होल्डिंग एनर्जी है वो E इक्वल टू क्या आएगा बेटा, mc स्क्वायर से m की जगह डेल्टा m लगा देंगे, c स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस के अंदर जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी डेल्टा m की वैल्यू मेरे पास है 0.136 और इंटू c स्क्वायर लगाऊंगा तो 9 इंटू 10 पावर कितना था 16। इसको सॉल्व करेंगे अपने पास, बट ये AMU है, सॉरी ये AMU है बेटा, इसको kg में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको kg में चेंज करके अगर मैं ये लगा दूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की आ जाएगी, क्लियर। अब यहां से अपने को ये समझ में आ गया। अब द मास डिफेक्ट रिप्रेजेंट द एनर्जी दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर, द सम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू फ्री प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नोट करने वाली बात है कि जो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी उस न्यूक्लियस को तोड़कर सभी न्यूक्लियंस को फ्री करने के लिए चाहिए, और उन दोनों को ही अपने बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इट मीन्स ये है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे आप न्यूक्लियस के सभी जो न्यूक्लियंस है उनको फ्री कर सकते हो, न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हो, या फिर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वो है जो जिस एनर्जी से आप न्यूक्लियस के अंदर उस स्मॉल रीजन के अंदर न्यूक्लियंस को बांधे रख सकते हो, बाइंड रख सकते हो, उसको अपने बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी आ जा सकती है, when proton and neutrons combine to form a nucleus energy EB is released, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब अपने न्यूक्लियस बनाते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको EB से डिनोट करते हैं। दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इसको ही बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। दोबारा देखते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, सेम अमाउंट की एनर्जी चाहिए टू कंप्लीटली सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियंस, सभी न्यूक्लियंस को फ्री करने के लिए जो होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इंडिकेटर हाउ स्ट्रांगली अ न्यूक्लियस is held together, a more useful quantity is the binding energy per nuclear curve।
यानी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, उतना ज्यादा स्ट्रांग स्टेबल है, उतना ज्यादा स्टेबल है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लो होगी तो उसका मतलब है वो बहुत कम स्टेबल हमारे पास न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे अपने को पता लग गया कि किसी न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको EBN मान लेते हैं, ई भी मान लेते हैं। ये है बेटा नेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें अपने। अब ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर, सपोज करते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 16 न्यूक्लियॉन्स है, 16 न्यूक्लियॉन्स मान लेते हैं, 15 जो भी मान लें, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक इक्वल होगा। देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं EB मान रहा हूं, अगर तो ए न्यूक्लियॉन्स के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी EB है, देन पर न्यूक्लियॉन क्या आ जाएगी बेटा, पर न्यूक्लियॉन जो आएगी वो अपने पास आ जाएगी EB अपॉन ए, इसको अपने EBN से बोलते हैं। EBN मतलब एनर्जी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको EBN से डिनोट करते हैं। यानी टोटल एनर्जी हमारे पास पूरे न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए मान लेते हैं 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लेते हैं, और उसके अंदर मान लेते हैं न्यूक्लियस अपने पास 15 है, उसके अंदर पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी बेटा 75 अपॉन 15, ये हो जाएगी 5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, ये अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में चलते बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड वाले यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जब भी आप देखते हो तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी में नहीं होता, वो जो कर्व होता है वो होता है बेटा EBN यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर में, मास नंबर ए में होता है। अब इनको जब इन दोनों में ग्राफ प्लॉट किया गया बाय एक्सपेरिमेंट तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, मैं किसी की साइट यूज कर रहा हूं, इनका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया था, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाला ग्राफ आएगा, आप बुक में अपनी बुक में देख सकते हो। अब इस ग्राफ से ये यहां से इस जो ये एक्सिस है इस पे आपके मास नंबर को अपने डिनोट किया गया, इससे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिनोट किया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। अब इस ग्राफ से अपने को, आप अपनी बुक से देख सकते हैं इसको, इस ग्राफ से अपने को क्या कंक्लूजन मिले थे वो इंपॉर्टेंट बात है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, पहला कंक्लूजन मिलता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है EBN की वैल्यू है इज नियरली कांस्टेंट फॉर मीडियम मास न्यूक्लियाई। इसका मतलब है कि जिन भी न्यूक्लियस का मास बिटवीन 30 एंड बिटवीन 170 होता है, इनके लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू वेरी नहीं करती, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, ऑलवेज कांस्टेंट, यानी अप्रोक्स सेम बोल सकते हो। अप्रोक्स क्या रहती है बेटा, अप्रोक्स सेम रहती है इनके लिए। क्लियर, इनके लिए सेम रहती है। अगर आप ग्राफ में देखना चाहते हो तो ये यहां पे देखो बेटा, यहां से लेकर और यहां तक ये अप्रोक्स सेम ही बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ आ रहा है, सेम ही वैल्यू आ रही है। 30 से लेकर कहां गया 30, ये यहां पे मान लेते 30, ये वाला यहां से लेकर ये अप्रोक्स ऑलवेज सेम है। क्लियर, उसके बाद में सेकंड अपने पास मिलता है, जो सेकंड अपने पास मिलता है ये वाला, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 8.75 होती है, और ये होती है मास नंबर 56 पर, 56 पर, जो कि किसका होता है, जो कि आयरन का होता है। किसका होता है, आयरन का होता है, इसका आयरन का। फर्स्ट वाले अपने पास मिला था, मैं न्यू स्लाइड लेता हूं। फर्स्ट वाले मतलब ए, अगर इफ ए इज बिटवीन 30 एंड 170 तो ये हो जाएगा अप्रोक्स
अप्रोक्स अपने पास हो गया बेटा सेम या कांस्टेंट। सेकंड वाला अपने पास है ये A इक्वल टू 56, यानी जो किसका होता है, जो होता है Fe का, आयरन का, इज मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। किसकी वैल्यू बेटा, EBN की वैल्यू, जो 8.75 MeV होती है, 8.75 MeV होती है। क्लियर। उसके बाद में जो है वो होती है A इक्वल टू 238 की, यूरेनियम 238 है 7.6 MeV, 7.6 MeV। क्योंकि ये सबको याद होगा, ये किसी को याद नहीं होगा, और बोर्ड वाले यहीं से पूछ लेंगे। ये अपने पास सेकंड कंक्लूजन मिला था। उसके बाद में अगर बात करते हैं थर्ड की, लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई जो मतलब जिनका मास नंबर लेस देन 30 है, आर वेरी हैवी। और दूसरा लाइटर न्यूक्लियाई जो मास नंबर 30 से लेस देन उनका मास है, और जिनका मास नंबर 170 से ऊपर है, यानी लाइटर न्यूक्लियाई और बहुत हैवियर न्यूक्लियाई जो है वो उन दोनों की लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर होती है। ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है बेटा, कि जो न्यूक्लियस बहुत कम मास के होते हैं, क्या होते हैं, बहुत कम मास के, यानी लाइटर न्यूक्लियाई होती है। क्या होते हैं बेटा, लाइटर न्यूक्लियाई, उनकी बाइंडिंग एनर्जी EBN जो होती है लो होती है, बहुत कम होती है। ऐसे जो हैवियर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, हैवियर, उनकी भी जो होती है, हैवियर की भी जो बाइंडिंग एनर्जी EBN जो होती है वो भी अपने पास क्या होती है, वेरी लो होती है। इसका मतलब ये इनके न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते, लूजली बाउंड बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो बेटा, लूजली, लूजली बाउंड, लूजली बाउंडेड होते हैं। तो ये मार्कर सही नहीं चला, चल जा भाई, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंडेड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। जो हमारे पास दो कैटेगरी बन गई, जिनका A है 30 से कम, जिनका A है 170 से ज्यादा, और जिनका A है बिटवीन 30 एंड 170। ये वाले जो होते हैं ये अप्रोक्स मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, काफी ज्यादा है। ये वाले जो है वो स्टेबल नहीं होते, उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते जितना ये होते हैं। तो इनको स्टेबल होने के लिए या स्ट्रांगली बाउंड होने के लिए इनको क्या करना पड़ता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। इसके लिए एक हल्का सा प्रोसेस इनको फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये आगे पढ़ लें, फ्यूजन और फिजन में पढ़ लें। अब कंक्लूजन क्या मिला अपने को, दोबारा फिर से देखें, हमें पहले क्या मिला था, जो 30 और 170 के बीच में अप्रोक्स कांस्टेंट है, सेम है। उसके बाद में 30 Fe के लिए मैक्सिमम है 56 के लिए, और उसके बाद में सेकंड मैक्सिमम जो है वो यूरेनियम 238 के लिए। थर्ड वाला अपना को मिला था लाइटर न्यूक्लियाई जो है, यानी जिनका मास नंबर लेस देन 30 है, हैवियर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 170 है, वो लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शो करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में अपने को क्या मिलता है, द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, गिविंग, कंक्लूजन ये मिलता है इन सबसे, गिविंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से पर न्यूक्लियन को बाइंडिंग एनर्जी इतनी मिलती है, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी तो अगर आप एक न्यूक्लियन को, यानी एक किसी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को बाहर निकालना चाहते हो, तो उसको पर न्यूक्लियन कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। दूसरा, द नियर constancy of EBN for medium nuclei show that the nuclear force is short range। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्पेसिफिक रेंज 30 और 170 के बीच में जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज प्रूव करती है इस चीज को कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्गेस्ट है। देन आपको ये बोलना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए है क्योंकि पर न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी अपने को चाहिए। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कर्व है उससे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है, मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे वर्क करता है। देन आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है EBN की जो वैल्यू है वो 30 और 170 के बीच में अप्रोक्स सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज है। क्लियर। अब इसके बाद में है, इसी में कंक्लूजन चला है, ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स ओनली विद द लिमिटेड नंबर ऑफ नियर बाय न्यूक्लियन। यानी यही चीज इंडिकेट करती है कि एक न्यूक्लियन जो है वो अपने नियर बाय जो होते हैं क्या नाम है न्यूक्लियंस, उनके साथ ही इंटरेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई न्यूक्लियन जो है, कोई न्यूट्रॉन जो है या कोई प्रोटॉन जो है वो अपने सराउंडिंग के अंदर जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है उनके साथ ही इंटरेक्ट करता है। ऐसे नहीं कि बहुत दूर का कोई प्रोटॉन है, बहुत दूर का मतलब न्यूक्लियस को अगर आप बहुत बड़ा कंसीडर कर लेते हो, जूम इन करके सोच लेते हो, तो भी वो दूर वाले न्यूक्लियन की बजाय अपने जो सराउंडिंग के अंदर न्यूक्लियंस है उनको प्रायोरिटाइज करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इन हैवी न्यूक्लियाई जो होता है EBN की वैल्यू कम होती है, हैवी मतलब A ग्रेटर देन 170 उनके लिए, तो इनको न्यूक्लियस स्प्लिट होकर टू मीडियम न्यूक्लियाई बनाता है। किस रेंज के अंदर आने के लिए, दोबारा फिर से देखिए बेटा, बहुत अच्छी सी बात है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत इजी सी बात है। हमारे पास था दो केस था, एक तो A लेस देन 30 और एक था A बिटवीन 30 एंड 170 और एक था अपने पास A ग्रेटर देन 170। इस केस में जो लाइटर न्यूक्लियाई इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, स्मॉल होता है, लेस होता है, लो होता है। इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो लो वैल्यू होती है। अब इसके लिए क्या करता है, ये अपने इस रेंज को इसमें लाना चाहता है, क्योंकि ये वाले लगभग कांस्टेंट है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, ऐसे हल्के हल्के न्यूक्लियस जो है वो ऐड होकर बड़ा एक न्यूक्लियाई बना लेंगे जिसकी रेंज इसके बीच में आ जाएगी। अगर इसके मास दो न्यूक्लियाई आपस में ऐड होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं जिनका मास नंबर इन दोनों के बीच में है 30 और 170 के बीच में, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व ये बोलता है। और इसके ऑपोजिट अगर कोई एक हैवियर न्यूक्लियाई है तो उसके लिए भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो लो है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो स्प्लिट होकर छोटा हो जाएगा इस रेंज में आने के लिए। जैसे 170 से ऊपर मान लेते हैं, सपोज करते हैं किसी का 200 है, तो 200 से वो टूटकर 80 और मान लेते हैं 120 में आ गया, मान लेते हैं, तो टू मीडियम न्यूक्लियाई के अंदर क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, टूट गया। उस केस में 80 वाला भी क्या हो गया, इस रेंज में आ गया, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। 120 वाला भी इस रेंज में आ गया तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। इट मींस लाइटर न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इस रेंज में आने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपस में मर्ज होते हैं। दो न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा हैवियर न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, टूट जाते फ्रेगमेंट्स में, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये मैंने आपको बता दिया, ये अपने पास फ्यूजन आ गया, ये हमारे पास फिजन आ गया। और नोट करने वाली बात, फिजन इज द सर्फ, कहां पे गया, फिजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन और स्टार्स के अंदर जो एनर्जी है वो फिजन की है। फिजन मतलब वहां पर लगातार लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर बड़े मीडियम न्यूक्लियाई बनाते रहते हैं। ये था हमारे पास। इसके बाद में चलते आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। इससे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, बस उनको बारे में अपने जानना है। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपने ये जानते हैं भी, ये क्या है, क्यों है, और इसको डिफाइन करना जरूरी क्यों है। देख लेते हैं, मान लेते हैं अपने एग्जांपल लेते हैं, किसी का एग्जांपल लेते हैं 92U238 का मान लेते हैं। इसका मतलब है यूरेनियम का, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेटा, NP लिख देता हूं, वो 92 है। क्या है, 92 प्रोटॉन्स है। और जो न्यूक्लियस की रेंज है वो बहुत छोटी है। न्यूक्लियस की रेंज कितनी है,
10⁻⁻15 की रेंज है मीटर। इस रेंज में अगर इतने सारे 92 प्रोटॉन्स बैठे हैं, 92 प्रोटॉन्स बैठे हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब ये सारे पॉजिटिवली चार्ज अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इतने स्मॉल रीजन में, तो वो सारा कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स से न्यूक्लियस टूट जाएगा। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो उस कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स को ओवरकम कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है। उस फोर्स को अपने न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना। जैसे कोलम्बिक फोर्स के लिए K क्यूब एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बन गया है, मैग्नेट वाले के लिए बन गया है, ग्रेविटेशन के लिए बन गया है। ऐसे न्यूक्लियर फोर्स के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। लेकिन अपने ये मान सकते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को स्मॉल रीजन के अंदर इसने क्या कर रखा है, बांध रखा है, बाइंड कर रखा है। देन atomic electron bound by the Coulomb force, but nucleon in the nucleus need much stronger force. अब इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस के साथ बाउंड करने के लिए तो वो अट्रैक्शन फोर्स लग गया, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स है। लेकिन सारे प्रोटॉन्स को आपस में बांधे रखना, सारे न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे रखना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को फोर्स नीड चाहिए। The binding energy per nucleon जो अप्रोक्स इतनी होती है is far greater than atomic binding energy, showing that presence of strong nuclear force. अगर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो न्यूक्लियस है उसको बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है। द फोर्स मस्ट ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स Coulomb force between the positively charged protons and bind proton and neutron within the very small nuclear volume. इसका मतलब ऐसा फोर्स होना चाहिए जो कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करके बहुत स्मॉल रीजन में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखे। अब अपने आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। पहली बात, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बोथ कोलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। द ग्रेविटेशन फोर्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द न्यूक्लियर एंड कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स इतना वीक है कि लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपने कोलम्बिक फोर्स और किसके क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन में। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब इसकी रेंज बहुत कम होती है, फर्मी की रेंज होती है। फर्मी की रेंज मतलब 10⁻⁻15 मीटर, इतनी रेंज होती है। बिकम नेग्लिजिबल बियॉन्ड अ फ्यू फर्मी मीटर, जैसे मतलब कुछ फर्मी के बाद में ये वर्क नहीं करता, बहुत छोटी सी रेंज होती है। ड्यू टू इट्स शॉर्ट रेंज द न्यूक्लियर फोर्स शो सैचुरेशन लीडिंग टू नियरली। इसका मतलब है कि इसकी बहुत छोटी रेंज है, इसलिए सैचुरेशन शो करता है। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन मतलब ये है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसको सैचुरेशन बोलते हैं। सराउंडिंग के जितने न्यूक्लियॉन्स हैं सबको बाइंड करके रखते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगता है जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन लगता है, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन लगता है। ये इसकी प्रॉपर्टी। कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन मीडियम साइज, ये तो आई गया। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी between two nuclei is minimum at the 0.8 फर्मी। पोटेंशियल, ये क्वेश्चन बनता है, 0.8 फर्मी जो रेंज होती है उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है दो न्यूक्लियाई की, टू न्यूक्लियॉन्स की सॉरी, दो प्रोटॉन्स की या दो न्यूट्रॉन्स या दो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के पेयर की। द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज को मिस करके चले जाएंगे। ये जो है शॉर्ट रेंज है। अगर दोनों डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.8 फर्मी होती है देन वो अट्रैक्ट, 0.8 फर्मी से अगर स्लाइटली हाई या ज्यादा डिस्टेंस है तो वो अट्रैक्टिव होगा, और 0.8 फर्मी से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद में
ये आ गया सेचुरेशन। द न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। ये नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अलग अलग रहे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अलग अलग रहे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अलग अलग रहे। चार्ज इंडिपेंडेंट है, इनको मतलब नहीं कि प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, इनको तो अपने सराउंडिंग में कुछ भी बैठा है, चाहे प्रोटॉन बैठा है, चाहे न्यूट्रॉन बैठा है, चाहे प्रोटॉन के सराउंडिंग में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के सराउंडिंग में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के सराउंडिंग में प्रोटॉन है, कुछ भी है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, सीधा का सीधा इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्लियर? सेम, यानी सेम फॉर द बीइंग नियरली द सेम फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है सेम फोर्स लगाएगा। अनलाइक कूलम, जैसे कूलम में नहीं होता, कूलम के अंदर दो पॉजिटिव है तो क्या हुआ, रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेंगे, लेकिन ऑपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। जबकि न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं होता, सभी में अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा। ये था हमारा वीडियो। लेकिन एक चीज मैं बताना आपको और भूल गया, जो हमारे पास मास डिफेक्ट आया था उसके बारे में थोड़ा सा बताना था। डेल्टा एम जो आएगा वो आएगा बेटा मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये फाइंड करना आ सकता है अपने पास। तो डेल्टा एम जो आएगा वो आएगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होगा बेटा, जेड एम पी, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया और एम पी मतलब मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। तो अगर जेड प्रोटॉन है, वन प्रोटॉन में एम पी मास है, तो जेड प्रोटॉन में जेड एम पी हो जाएगा। प्लस में अपने पास आ जाएगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या आ जाएगा, ए क्या होता है बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ए होता है सर एन प्लस जेड। देन अगर ए माइनस जेड कर दूंगा तो मेरे पास एन आ जाएगा, एंड एम एन लिख देता हूं। एम एन क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन, देन ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसमें से अगर मैं निकाल लेता हूं एम और कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल एन का मतलब हो गया बेटा, ये लो, ये सर, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। देन ये वाला मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास क्या बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एम, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से यही जो मास है उस वही चेंज होगा किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में। तो ई बी जो आएगा, बाइंडिंग एनर्जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। अगर इसी एम की जगह मेरे पास ई इक्वल टू आ जाएगा बेटा डेल्टा एम और सी स्क्वायर। अगर डेल्टा की जगह डेल्टा एम की वैल्यू ये आ रही तो इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन, अलग कलर से लिखता हूं उलझोगे नहीं, इनटू सी स्क्वायर। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, टोटल है ध्यान रखना, ये ई बी है, ई बी एन नहीं है। ई बी एन अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो ई बी एन का मतलब क्या होगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको टोटल एनर्जी को पर न्यूक्लियन यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये मेरे पास बन जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन सी स्क्वायर और सारे के डिवाइड में ए आ जाएगा। क्लियर? दोबारा फिर से एक छोटी सी बात रहेगी, मास डिफेक्ट क्या था, मास डिफेक्ट था कि बाय एक्सपेरिमेंट जब मास ऑफ न्यूक्लियस को फाइंड किया गया तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियन से स्लाइटली कम आया था, डिफरेंस आया था, उसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि वो मास चेंज हो गया एनर्जी में, जिसको अपने बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिस इक्वेशन को अपने बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। क्लियर? अब उसके बाद में अपने अगर मास डिफेक्ट देखना चाहे तो मास डिफेक्ट हमारे पास ये आएगा, मास डिफेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। ये ऐसे कैसे कर रहा है भाई, मास डिफेक्ट मेरे पास ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर
E इक्वल टू mc स्क्वायर पुट करेंगे तो ये मेरे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगी, और ये अगर अपने पर न्यूक्लियन फाइंड करें तो ये वाली आ जाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो। और नोट करने वाली बात है बेटा, यहां से न्यूमेरिकल बनता है बहुत बार, कोई भी आपको दे देगा, कोई भी आपको वैल्यूज दे सकता है। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है, मान लेते हैं ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको गिवन है, मास ऑफ न्यूक्लियस आपको गिवन है, और आपको कोई भी एक एक्स जेड ए हमारे पास कोई उसने एलिमेंट दे दिया, तो उसके लिए आपके पास z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, a माइनस जेड जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। आप इनकी इसकी इन सब की वैल्यू फाइंड करके EBN फाइंड कर सकते हो, इन सब की वैल्यू पुट करके डेल्टा M फाइंड कर सकते हो, इन सब की वैल्यू से EBN फाइंड कर सकते हो, इन सब की वैल्यू पुट करके और डिवाइड में a करके आप EBN फाइंड कर सकते हो, EB फाइंड कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? और ऐसा भी बन सकता है कि आपको दो केसेस दिए जाए केस स्टडी के अंदर, एक अलग न्यूक्लियस दे दिया जाए, एक अलग न्यूक्लियस दे दिया जाए, और आपको पूछा जाए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देन आपको EBN फाइंड करना पड़ेगा। EBN जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।